हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि वृक्क में प्रतिदिन एवरेज रक्त का प्रवाह कितना होता है। किडनी में प्रतिदिन एवरेज रक्त का प्रवाह पूछ रहे हैं। तो किडनी क्या करता है, हम डायग्राम में देख रहे हैं कि किडनी क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और किडनी करता क्या है, ये रक्त को शुद्ध करता है। जैसे रक्त प्रवाह लिखा हुआ है ना, रक्त को शुद्ध करता है, जानते हैं हम। और लगभग एक दिन में लगभग 1500 लीटर, समझ रहे हैं आप, 1500 लीटर एक दिन में 1500 लीटर रक्त को शुद्ध कर देता है। और 1500 लीटर में से लगभग 1.5 लीटर, इतने लीटर वो यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिन के थ्रू क्या है, जो किडनी होता है, यूरिन के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, मतलब रक्त को शुद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन में है कि प्रति मिनट कितना करता है वो। तो प्रति मिनट कितना करता है, 1200 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1200 क्यूबिक पढ़ते हैं इसको, क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये लगभग लीटर में, जैसे 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, तो अगर ये लीटर में आएगा तो लीटर में क्या होगा, 1.2 लीटर। ठीक है, सेम डिजिट करके ये 1.2 लीटर, ज़्यादा नहीं समझो, इतना ही इनफ है अगर लीटर में आए तो। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वो पैर में मिलती है। जो हमारा किडनी होता है, तो किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर जो ये जोड़ों में पाया जाता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिवृक्क। तो अधिवृक्क है जो, अधिवृक्क वैसा ग्लैंड होता है जो पैर में पाई जाती है। किडनी में फिल्ट्रेशन का काम ये कौन करता है इसमें से, तो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम नेफ्रॉन करता है। और किडनी को फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है। तो फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है, हम जानते हैं कि यूरिन को बाहर निकालता है और जो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है उसको अवशोषित कर कर हमारे शरीर को पहुंचाता है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है कि जो किडनी होता है किसके तंत्र है, क्या करता है वो, मेल काम क्या होता है उसका, मल त्याग करना, एक्सक्रिएट करना। इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें बिल्कुल मटर के बीज की तरह एक ग्लैंड होता है जिसे क्या बोलते हैं, पिनीलियल ग्लैंड। और ये दिमाग के एपिथैलेमस पार्ट में होता है। और किस लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारे नींद के लिए क्या जिम्मेदार होते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो पिनीलियल ग्लैंड बनाता है। और हमें ये याद रखना है कि ये सबसे छोटी एंडोक्रीन, जो शरीर के अंदर अंतःस्रावित ग्रंथि बोलते हैं, तो ये सबसे छोटी एंडोक्रीन है, सबसे छोटी बॉडी के अंदर स्त्रावित होने वाली ग्लैंड। ठीक है, तो ये बस यही फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में। इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, तो जो है पहले इसमें कैंसिल आउट कर देते हैं। ये एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन बहुत फेमस रहता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है और इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, और ये जो मैमल्स होते हैं उनके जो दुग्ध उत्पादन होता है, तो उसका एक कारण होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और अग्नाशय की बीटा सेल, ये भी याद रखेंगे आप कि अग्नाशय की बीटा सेल इसे बनाता है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्त्राव का भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन आ भी गया है कि दुग्ध स्त्राव की भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन।
मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो ये इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है कि इसके द्वारा मांसपेशियों में गर्म पहुंचाया जाता है ताकि रक्त का संचार ठीक रहे और फिर हमें दर्द में रिलीफ मिलता है। इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो आयोडीन के लिए थायरोक्सिन जिम्मेदार होता है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस लिए यूज होता है? क्या है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन? क्या है? लव हार्मोन भी बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन में ये जिम्मेदार होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता कहाँ है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पे? ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में। तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि ब्रेन ये होता कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे होता है? ब्रेन में। एक सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? सहज प्रणाली का मतलब होता है जो प्राकृतिक में अपने आप से प्राकृतिक में होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। प्रणाली का प्रकार, ये प्रणाली का विकास, और क्या ऑप्शन में है देखते हैं। स्वपोषिकी प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता है जो स्वपोषिक है अपने आप प्राकृतिक में अपने आप होता है, हम उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होते, ठीक है। जो स्वपोषी होते हैं, जो हरे पौधे खाना बनाते हैं, तो ये ही प्राकृतिक रूप से जो बिना बाहरी हस्तक्षेप के होता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस, ये तापक्रम नियंत्रित करता है शरीर का। और अभी हाइपोथैलेमस पार्ट बताया मैंने, अगर आपको अभी ध्यान हो, जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, सेम तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन 12, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का पहले हम जानते हैं कि जो अचानक से होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई चीज़ हमें गर्म लगती है एकदम से, हमारी बॉडी अचानक से रिएक्ट करती है। पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होता है। कि जैसे कि मान लिया कि कोई मोमबत्ती है, हमने मोमबत्ती को टच किया, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सेंसरी ऑर्गन है, स्किन ने क्या किया? सेंस किया, और ये कहाँ तक लेके गई? ये मैसेज को लेकर सेंस किया, और ये मैसेज को लेकर कहाँ तक लेके गई है? स्पाइनल कोड तक। ये स्पाइनल कोड लिखा हुआ है, कहाँ तक लेके गई है? स्पाइनल कोड तक लेके गई। फिर स्पाइनल कोड क्या करता है? ये सेंसरी ऑर्गन लेके जा रही है, स्पाइनल कोड दूसरे के थ्रू, जिसका नाम क्या है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करता है? वो मैसेज वापस भेजता है, और फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? जो रिफ्लेक्स एक्शन है कहाँ पे होता है? ये स्पाइनल कोड में हो रहा है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कोड के पास मैसेज जाता है, ब्रेन के पास मैसेज बाद में जाता है। कोई भी चीज़ हमने टच किया, सेंसरी ऑर्गन जैसे कि स्किन हो गया, स्किन ने उसको रिसीव किया, और उसके बाद सेंसरी ऑर्गन क्या है? उसको लेकर गई स्पाइनल कोड तक, और ऊपर से फिर कौन सा न्यूरॉन आया? मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को वापस लेकर आता है, और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो यही है कि प्रोसेस क्या होता है, वो मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कि क्या कैसे प्रोसेस होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि ये स्पाइनल कोड होता कहाँ पे है। मान लिया ये ब्रेन है, तो ब्रेन का जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क, उस पे होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा से ही स्पाइनल कोड नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। और नीचे की ओर आते हैं, और इसके रक्षा के लिए इसको घेर के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। इसकी रक्षा के लिए जो इसको घेर के रखता है उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ये भी पता होना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्पाइनल कोड कहाँ पे निकलता है, कहाँ से शुरू होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा से इसका निर्माण होता है और नीचे तक आता है, ये कमर तक। और ये जो घिरा हुआ होता है जिसके द्वारा, वो क्या होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि स्पाइनल कोड जो होता है वो 31 पेयर में मिलता है। 31 पेयर का मतलब क्या है
कि दोनों साइड 31 होंगे। हमारे पीठ के जो ये होते हैं दोनों साइड कितने स्पाइनल कॉर्ड होंगे? 31 और 31, ऐसे पेयर में होते हैं ये, ठीक है। तो 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं इसमें। तो ब्रेन में भी कोई पेयर के नर्व्स मिलते हैं क्या? हाँ, ब्रेन में 12 पेयर के नर्व्स मिलते हैं। 12 पेयर के नर्व के बाद ये भी पेयर में मिलते हैं ब्रेन में। तो स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व मिलते हैं, और ये आगे आएगा क्वेश्चन, इसलिए ये बताया है। और कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है? दिमाग में जो पश्च मस्तिष्क होता है पीछे का भाग, उसमें मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। और स्पाइनल कॉर्ड किस लिए काम आता है? हमने पढ़ा किस लिए काम आता है? प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग जो है शरीर का वो संतुलन को नियंत्रित करता है? हमारी बॉडी में संतुलन जो है वो कौन करता है? तो लगभग सारे ही करते हैं इस तरह के आंसर में। कान भी हमारा संतुलन करता है गर्मी को निकालने में, गर्मी को बैलेंस करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लगभग सब होता है, और ये आया हुआ है हमारा 2024 में। क्वेश्चन 14 है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन है। तो इसमें से कौन सा है वो? थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है वो इनमें से कौन सा है? तो आप कभी भी थायराइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि TSH लेवल कितना है। तो थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन, इसका नाम ही होता है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये हार्मोन चेक करते हैं कि ये हार्मोन का लेवल क्या है हमारी बॉडी में। तो थायराइड में कौन सा हार्मोन होता है? TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पे मिलती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मोमबत्ती अगर हमें गर्म लगती है तो इसको जो है सेंसरी नर्व, कौन सा, यहाँ पे मैं करा नहीं रही, बस ऐसे लिख देती हूँ, सेंसरी नर्व, जो इसको सेंसरी नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है मैसेज को, और वापस जो मोटर है, जो मोटर नर्व होता है वो वापस क्या करता है? उस मैसेज को लेकर आता है। तो यही पूछा हुआ है, आगत और निर्गत वही बोला हुआ है कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये कहाँ पे मिलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं, और ये एक तरह से CPU की तरह काम करता है हमारी शरीर में। इसका आंसर है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन और मोटर नर्व कहाँ मिलते हैं? सेंसर नर्व सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। पहला क्वेश्चन क्या है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है? मतलब हमें लड़ने के लिए, किसी भी बीमारी से या किसी से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता इसमें से कौन सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या प्लेटलेट्स है? प्लेटलेट्स भी है, लेकिन ये पूछा सबसे महत्वपूर्ण कौन है इनमें से? RBC है या फिर लिम्फोसाइट है? तो इसका आंसर लिम्फोसाइट है, लेकिन हम समझेंगे यहाँ पे बहुत कम समय में समझाती हूँ। हमें ये याद रखना है कि लिम्फोसाइट होता क्या है, कहाँ बनता है लिम्फोसाइट। बोन मैरो सुना है आपने? बोन मैरो। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बोन मैरो का है। और क्या होता है बोन मैरो? होता क्या है कि जो भी हड्डी होती है ना, जो भी बोन होता है, उसके अंदर ये जो डायग्राम में ये भरा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो जो भी बोन होता है, बोन के अंदर जो मुलायम उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यू बोलते हैं इसको, जो मुलायम सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं, इसी को बोन मैरो बोलते हैं। कि बोन मैरो होता क्या है, इसी को बोन मैरो बोलते हैं। और इसी में पाया जाता है लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट बनता कहाँ पे है, आगे क्वेश्चन आएंगे ये। तो लिम्फोसाइट बनता कहाँ पे? लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट, जैसे कि क्वेश्चन में बता रखा है कि लड़ने की क्षमता देता है हमें सबसे अधिक। तो लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक तो B होता है और एक T होता है, ठीक है। एक B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट से T से पता चल रहा है, तो ये क्या है, ट्यूमर से लड़ने में सहायता करता है। और B बॉडी, B से बॉडी याद रखना, एंटीबॉडी। B लिम्फोसाइट क्या होता है? एंटीबॉडी से
लड़ने में सहायता करता है। तो चलो आपको एक्सप्लेनेशन एक बार दिखाते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है वो बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो को। और ये क्या है, रक्त और लसिका ऊतक में पाई जाती है। ये करने की इतना जरूरत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए ये बनती कहाँ पे। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में बनता है और रक्त या लसिका में पाई जाती है। बोन मैरो में ब्लड है, ब्लड के अंदर पाई जाती है। और लिम्फोसाइट होते दो तरह के, मैंने क्या बताया, एक बी। और बी किस में यूज होता है, एंटीबॉडी बनाते हैं। बी से बॉडी ऐसे याद रखेंगे आप। और टी से क्या याद रखेंगे, ट्यूमर। टी से क्या है, जो लिम्फोसाइट टी है वो ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। तो समझ में आ गया आपको। और लिम्फोसाइट है क्या, एक तरह का श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं ये। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, जो होता है वो एक प्रकार का कैंसर है। और ये कहाँ पे बनता है ल्यूकेमिया, ये भी बोन मैरो में ही उत्पन्न होता है। क्वेश्चन को याद करना है आपको। फैक्ट है ये कि ल्यूकेमिया क्या है, एक तरह का कैंसर है। और बनता कहाँ पे है, ये कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो ये बोन मैरो में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे क्या है कि ल्यूकेमिया में होता क्या है, क्या लक्षण है ल्यूकेमिया में, ऐसा क्या होता है। जो ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वाइट ब्लड सेल, ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है। जो नॉर्मल पर्सन है उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है। और वाइट ब्लड सेल किस लिए यूज़ होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली इसके लिए यूज़ होता है कि रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली है वाइट ब्लड सेल। और यही इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ल्यूकेमिया क्या, पता होना चाहिए एक तरह का कैंसर है और कहाँ बनता है, बोन मैरो में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो रक्त का कुल परिमाप होता है वो कितना होता है, कितना रक्त होता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 5 से 6 लीटर। एक एडल्ट में कम से कम इतना रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। तो आप याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिक्शा वाला है, ऑक्सीजन रिक्शा वाला, ये याद रखेंगे बस आप, इजी रहेगा आपके लिए। रिक्शा चलाता है ऑक्सीजन लेके। कहाँ पाया जाता है, क्या करता है, अब ये समझते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड होता है, तो ये रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। एक तो हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। दूसरा क्या है कि हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने ऑक्सीजन रिक्शा वाला, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यह ऑक्सीजन को लंग से लेकर बाकी शरीर के बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। और सेम वही काम क्या करता है कि बाकी बॉडी पार्ट से जो CO2 है, बाकी बॉडी पार्ट से CO2 लाके वो लंग्स को देता है। ठीक है, तो लंग से ऑक्सीजन लेके बाकी बॉडी पार्ट्स तक हमारे पहुंचा देता है वो। और सेम वो लंग्स तक वापस शुद्ध करने के लिए CO2 वापस दे जाता है। तो रिक्शा वाला है एक तरह से O2 और CO2 का। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। एक्सप्लेनेशन एक बार ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं आपका, क्योंकि ये आपको याद करना है इसलिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। इसे फटाफट ऐसे ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बायोलॉजी है ये, ऐसे ध्यान नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, लंग्स मतलब जिसे फेफड़ा कहते हैं, वो फेफड़ों से बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट है, टिश्यूज़ है, वहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स पे छोड़ देता है। यही पढ़ा हमने। और इसका मतलब वो परिवहन को, ऑक्सीजन को लाता ले जाता है, परिवहन करता है रिक्शे वाले की तरह। और बस यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, कि हृदय कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हृदय का संकुचन जब होता है तो जो रक्त का प्रवाह है उसको कौन रोकता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रक्त का प्रवाह कौन रोकता है, हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वो। अब ये 4 वॉल्व क्या करते हैं, ये 4 वॉल्व क्या करते हैं कि अगर एक में से अशुद्ध रक्त आ रहा है तो हार्ट उसे शुद्ध करेगा और फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में दूसरा वॉल्व उसको लेके जाएगा और बाकी बॉडी पार्ट से अशुद्ध रक्त लेकर आता है और फिर उसे शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से 4 वॉल्व काम करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वापस प्रवाह नहीं होता। जब हृदय हमारा, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो जिस डायरेक्शन से आया है ब्लड आएगा
और फिर वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। वो ब्लड जो है वापस उसी डायरेक्शन से वापस नहीं जाएगा। तो ये है कि इसको रोकता कौन है, इसको कौन रखता है? हृदय के वही 4 वॉल्व होते हैं। और मैं इतना टाइम लगा के इसे क्यों समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अगर मैं पूरा हार्ड समझाने लग गई तो 5 मिनट इसी में निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे समझते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रांसफ्यूजन जो रक्त को जब चढ़ाते हैं एक से दूसरे पर्सन में, तो रक्त में क्या जो है संगत होना चाहिए, मैच करना चाहिए, क्या मैच करना चाहिए? तो आरएच फैक्टर मैच करते हैं हम। और क्यों मैच करते हैं? क्योंकि आरएच फैक्टर सेम होता है तभी रक्त चढ़ाते हैं। और अदरवाइज दोनों का अलग अलग आरएच फैक्टर हो गया कि अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले का रक्त आरएच चढ़ा दिया तो क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को क्या आएगा कि उसकी बॉडी में दूसरा कोई आ रहा है तो वो एंटीबॉडी बना लेगा इसके प्रति। ठीक है, तो वो उसके लिए एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। यही कारण है कि पहले आरएच फैक्टर मैच किया जाता है, तो ये संगत होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आरएच फैक्टर की जो खोज है लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। और सबसे पहले रीसस बंदर में ये आरएच फैक्टर का जांच किया गया था। और वही चीज़ दिया हुआ है, बाकी चीज़ इजी क्वेश्चन है ये कि रक्त दाब जो है ब्लड प्रेशर वो मापने का यंत्र उसको क्या बोलते हैं? स्फेगमो मैनोमीटर बोलते हैं उसे। तो ये इजी क्वेश्चन है। और औसत ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 से 80। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनता है? तो लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है। और लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ कहाँ होता है ये पूछ रहा है, तो बोन मैरो में तो वो मिलता ही है, लिम्फोसाइट का सबसे ज़्यादा स्रोत बोन मैरो है। और स्प्लीन जिसे तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन और हिंदी में जिसे तिल्ली बोलते हैं, और कुछ पार्ट इसमें क्योंकि लिम्फोसाइट होता क्या है? लिम्फोसाइट है WBC, वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल क्या है? हमारी बॉडी का एक तरह से सेना की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी में सुरक्षा का काम करते हैं, सेना की तरह हमारी पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। तो लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है? WBC का। कहाँ पे होता है ये? अस्थि मज्जा हो गया, स्प्लीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? तो इसमें जो एरिथ्रोसाइट है, आप नाम याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइट है वो रेड ब्लड सेल को ही कहते हैं। और क्योंकि रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल किस में मिलता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को भी हमने ऊपर पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या है? ये रिक्शा ले जाने वाला, पढ़ा था हमने ना, O2 रिक्शा परिवहन वाला। तो O2 परिवहन मतलब, तो किस चीज़ में सहायक होता है ये? रक्त के संचलन में हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी का ही पार्ट होता है। तो एरिथ्रोसाइट क्या है? रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल क्या काम करता है? रक्त के संचलन में। तो ऐसे नाम चेंज कर करके आते हैं बायोलॉजी में, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है। अभी पढ़ा हमने ऊपर डिटेल से, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है रक्त में ऑक्सीजन को लाने ले जाने में। तो ये रेड ब्लड सेल होता है एरिथ्रोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, जो प्रतिरक्षा में काम आता है। इससे पहले अभी ये क्वेश्चन किया हमने। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फैक्ट है कि सबसे पहले जो मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और नाम देख लेते हैं उनका, तो ये फैक्ट है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, उन्होंने सबसे पहले मानव हृदय का पहला ट्रांसप्लांटेशन किया था। सर्वदाता वर्ग, जो सबको ब्लड दे सकते हैं किसी को भी, तो हम जानते हैं क्या होता है उनका ब्लड ग्रुप? O। क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है? निर्धारण क्या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से रक्त समूह बनते हैं, WBC, RBC, या इनमें से कोई है? तो हमें पता है कि रक्त समूह जब हम पैदा होते हैं तभी फिक्स हो जाता है, उसके बाद तो चेंज हो नहीं सकता। तो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे माता पिता से विरासत पे मिलती, जिन पे डिपेंड करता है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य
अभी हमने पढ़ा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और एक यूनिवर्सल डोनर होता है। तो हमने क्या पढ़ा, जो ओ जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। और इसमें से यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वभौमिक स्वीकारी, जो सबसे ले सकता है, कौन है वो, ए बी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन मिलता कहाँ पे है? मायोग्लोबिन मिलता है मैमल्स में। और मैमल्स में मिलता है तो कौन सी धातु होगी? लोहा मिलता है उनमें, और ऑक्सीजन तो सब में होता है, तो लोहा और ऑक्सीजन मिलता है मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन क्या है? लोहा या ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ प्रोटीन है जो सभी मैमल्स के मांसपेशियों में पाया जाता है। बस। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त का तरल भाग है? 17 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी है। प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे रक्त का कम से कम मोर देन 50% भाग होता है प्लाज्मा। 55% हमारे जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में होता क्या है, क्योंकि प्लाज्मा में 90% तक पानी ही भरा हुआ होता है, इसलिए कि सबसे तरल पदार्थ कौन सा है? प्लाज्मा। तो ये फैक्ट है जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारी जो रक्त है, ब्लड है, उसका 55% हिस्सा प्लाज्मा का ही होता है, और उस 55% में जो उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो पानी का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो होता है वो इनमें से किस बीमारी में दिखता है? पहला ऑप्शन है दात्र कोशिका अरक्तता। इसका नाम आप इंग्लिश में सुनते रहते हो, लेकिन हिंदी में देखो क्या दे दिया है, एग्जाम में तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ये कौन सा रोग है? सिकल सेल एनीमिया रोग है ये, ठीक है, जो नाम लेते रहते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है इस रोग में? इस रोग में हीमोग्लोबिन बनने में परेशानी होती है पेशेंट को, और उन्हें बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो यही है कि पूछा हुआ है कि जो त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन है वो इनमें से किस बीमारी में मिलता है? तो सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 18 कि किसकी कमी से डायबिटीज होता है? मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो हमें पता है कि मधुमेह वाले जो पेशेंट, डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, वो क्या किसकी मेडिसिन खाते रहते हैं? वो इंसुलिन की मेडिसिन खाते रहते हैं। इंसुलिन करता क्या है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो जो डायबिटीज होते हैं वो इसी की दवाई खाते रहते हैं, उनकी बॉडी में ये बहुत ही कम या फिर ना के बराबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, लैक्टिकल्स किससे संबंधित होता है? तो हमें बस ये याद रखना है कि लैक्टिकल्स क्या है। लैक्टिकल जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जो पचे हुए भोजन है, भोजन पचने के बाद जो वसा बचता है उसको अवशोषित करता है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पच जाता है तो उसके फैट को, वसा को अवशोषित करता है लैक्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 20 सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोधक क्षमता इनमें से कौन सी है? तो लिम्फोसाइट है, और एक्सप्लेनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ नहीं करेंगे। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि टैकीकार्डिया क्या है? टैकीकार्डिया एक टर्म होता है जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं, इसको डॉक्टर बोलते रहते हैं आपस में कि टैकीकार्डिया क्या है। तो ये क्या होता है टैकीकार्डिया? टैकीकार्डिया कॉमन मनुष्य में क्या होता है, एक वयस्क में 60 से 100 बार हमारा हृदय धड़कता है, लेकिन जब 100 से भी पार हो जाती है उसकी गति तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जनन एवं भ्रूणीय विकास। पहला क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसमें से किस तरंग का यूज़ करते हैं? तो कभी भी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती है तो कहाँ जाती है? अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, है ना। तो इसमें अल्ट्रावेव का यूज़ होता है कि भ्रूण सही है या नहीं है, बेबी सही है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पराध्वनि तरंगे। अल्ट्रावेव, अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन। एक एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन में कन्फ्यूज़न होती है। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि ऊपर बताया था मैंने कि ये मैमल्स में होता है। ऑक्सीटोसिन किस में पाया जाता है? मैमल्स में। मतलब स्तनपान जो कराते हैं, तो जब बेबीज़ होती है
तो दुग्ध उत्पादन के लिए इसमें से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। कि एक तरह से उस वुमेन्स का या किसी का भी एनिमल्स का एक लव जनरेट होता है जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको लव हार्मोन बोलते हैं। जबकि एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो वुमेन बॉडी में चेंज होता है, ठीक है, महिला के तौर पे, तो वो एस्ट्रोजन है और ये ऑक्सीटोसिन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? कैसे होता है लैंगिक जनन में? कि जिन से होता है, क्रोमोसोम से, सबसे होता है। आनुवंशिक जो हमारे अंदर लक्षण है कहाँ कहाँ से आते हैं? जिनके मिश्रण से भी हो सकता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। पादप काई की प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। आगे इसको अच्छे से समझेंगे प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि अब प्रकाश संश्लेषण से डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? क्या उससे बनकर आता है? तो O2 निकलता है, O2 उत्पाद है उसका। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रक्रिया। इसका स्थल क्या होता है? तो स्थल तो पत्ती स्ट्रोमेटा होता है, लेकिन ये अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में डीप में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये 17 बीपीएससी का है, तो समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रक्रिया है क्या। जब सनलाइट पत्ती पर पड़ती है तो क्लोरोफिल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट हवा से CO2 लेता है और जमीन से H2O पानी लेता है। इन दोनों के रिएक्शन से इनका भोजन तैयार होता है। भोजन में क्या होता है कि H2O टूट कर O2 में अलग हो जाता है और E इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। O2 तो वातावरण में चला गया। उसके बाद आता है डार्क रिएक्शन। यही जो टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन है CO2 के साथ मिलता है और C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, जो कि भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे ATP के रूप में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। कहाँ पे बदलती है सौर ऊर्जा ATP में? ATP क्या होता है? एडोनिन ट्राइफॉस्फेट ATP का नाम है, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। और कहाँ पे बदलती है? ये क्लोरोप्लास्ट में। हमें ये याद रखना है कि रिस्पायरेशन जो होती है, तो रिस्पायरेशन में एडोनिन ट्राइफॉस्फेट बनती है ऊर्जा के रूप में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि रिस्पायरेशन में कौन सा कथन सत्य है? श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो लिखा है कि ऊर्जा कभी स्त्रावित नहीं होती, कभी नहीं बनती। ऊर्जा स्त्रावित होती है और ATP के रूप में भंडारित होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एडोनिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा बनती है और इसके रूप में वो एनर्जी को स्टोर कर देता है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो ये कथन सत्य अभी ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है। ADP के रूप में भंडारित होती है, नहीं, ऑप्शन बी। और ये तो कुछ है ही नहीं, ये आंसर रेयर से रेयर ही होता है, इतना ध्यान रखना आप BPSC में। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल कभी भी प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें कार्बन बन नहीं जाता है, हाइड्रोजन का यूज़ होता है, क्योंकि फॉर्मूला है ना C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है ना फाइनल। तो क्या क्या C है इसमें, H है, हाइड्रोजन है इसमें, और मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। तो क्या नहीं होता? कैल्शियम, कैल्शियम नहीं होता। ये क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, और यहाँ पे सन है, तो सन की तरफ जो पार्ट आ रहा है ना पौधे का,
पौधा उस तरह से धीरे धीरे बन के पौधा झुकता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होके सन की तरफ ऐसे झुकता जाएगा। क्या रीज़न है कि पौधे की वृद्धि के लिए जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन, याद रखेंगे ऑक्सिन हार्मोन क्यों होता है, पौधे की वृद्धि में होता है ये ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन जो होता है मिलता कहाँ पे है, जो ये तने होते हैं ना, ये तना निकल गया पौधे का, ठीक है, तो जो स्टेम निकल गया तो इसकी यहाँ नोक पे होती है वो स्टोर। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है कि पौधे के छाया वाला साइड, जिस साइड छाया होती है इधर ज़्यादा स्टोर होता है, लेकिन जिस साइड छाया होती है उस साइड क्या है कि ऑक्सिन हार्मोन इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो ये इधर वाला पार्ट जो है, जो भी टहनी निकलेगी जो सूर्य के सामने नहीं है, वो क्या है बढ़ता जाएगा, और फिर पौधा जो है इधर वाला पौधा इससे इतना बड़ा हो जाता है कि ये फिर सूर्य की तरफ झुक जाता है। तो यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि कारण क्या है कि सूर्य की ओर क्यों झुक जाता है। तो क्या है, जो छायादार भाग है ना उस साइड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से क्या है कि उधर वाला भाग बढ़ गया, और आगे वाले पार्ट की तरफ क्या है, इधर वाला भाग बढ़ जाता है, आगे वाले पार्ट की तरफ क्या है, प्रेशर दबाव आता है, आगे की तरफ झुकाव, तो ये सूर्य की तरफ हमें झुकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आंसर है इसमें, ऑप्शन बी। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। पानी मिट्टी से जड़ों को किस प्रक्रिया के दौरान लेती है। तो मिट्टी से जड़ों को ओस्मोसिस, प्रासरण बोलते हैं हिंदी में, ओस्मोसिस के दौरान लेती है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। अभी हमने ऊपर देखा मैग्नीशियम पाया जाता है इनमें से। पौधों एवं पेड़ों के खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इतना इजी क्वेश्चन अब आने वाला नहीं है। ये 17 बीपीएससी में आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल है उसका उपयोग किस में होता है। क्या करता है वो, क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है खाना बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो पहली बात, परावर्ती किसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो वापस रिफ्लेक्ट किसको करता है, हरा, क्योंकि हर ग्रीन रंग हमें दिखाई देता है। पेड़ पेड़ पौधे ग्रीन रंग के होते हैं, तो फिर ये बी और सी तो कैंसिल आउट हो गए। ग्रीन रंग को वो परावर्तित करते हैं, तो अवशोषित किसको करता है, वो लाल और नीले को, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधी वनस्पति विज्ञान, इसकी शाखा जो होती है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन को। तो इसे क्या बोलते हैं, पादपकायिकी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, यह भी क्वेश्चन किया था क्लोरोप्लास्ट में, नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता, इसकी खोज किसने की थी। तो प्रदीप्तिकालिता को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म। और फोटो पीरियोडिज्म क्या है, अगर ये पूछ ले कि फोटो पीरियोडिज्म प्रदीप्तिकालिता क्या है, कि एक पौधा जो है उसे सूर्य की प्रकाश किस मात्रा में चाहिए। कई पौधों को कम सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, कईयों को कम, और ख़ासकर ये उस अवधि को दर्शाता है फोटो पीरियोडिज्म, कि कितने प्रकाश में किसी पौधे में फूल आता है। ठीक है, तो ये है प्रदीप्ति पीरियोडिज्म, और किसने खोज की थी इसकी, गार्नर और एलार्ड ने। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोई भी सड़े गले सामान होते हैं तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ तोड़ के जैसे वापस मिट्टी बन जाती है,
तो उसको डिकम्पोज करता है। तो कौन क्या है, डिकम्पोजर या अपघटन? अदरक जो है वो तना है, जड़ नहीं है। क्यों? क्या होता है अदरक में? क्योंकि अदरक में नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए उसको तना माना जाता है, जड़ नहीं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन क्या है? ऑक्सिन है, गिबरेलिस, साइटोकाइनिन, सब पादप हार्मोन है। ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन डी। और इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर आएगा डी। एक बार एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ आपको। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है 67 बीपीएससी में आया हुआ कि परागकण की परिभाषा। तो सबसे सही परिभाषा कौन सी है इनमें से? पहला है परागकण जो है वो पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। कीटों को फलना, बाकी क्या है ऑप्शन ठीक नहीं है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सही परिभाषा तक पहुंचना है। तो सही परिभाषा यही है कि परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक पहुंचना। पादप कली क्या है? क्या है पादप कली? आप देखते हैं कि जैसे कि ये टहनी है, ठीक है। पादप कली का मतलब प्लांट बड, कि जैसे कि ये टहनी है और टहनी के टिप पर बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है ना नए पौधे आना। कोई भी टहनी हो उसके बिल्कुल टिप पर नए पत्ते, ये इस तरह से जो भी आते हैं। तो यही पूछ रहा है कि क्या है ये, एक टहनी है क्या? टहनी बोलते हैं ना कॉमन इसमें भाषा में। तो यही है कि पादप कली प्लांट बड जो होता है वो क्या होता है, एक भ्रूणीय टहनी। पौधे में नमक युक्त मिट्टी, जो नमक वाली मिट्टी में उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स पौधे बोलते हैं उसे। ठीक है, हेलोफाइट्स, ये हेलोफाइट्स पौधे बोलते हैं। सेम क्वेश्चन है, हिंदी में लिख दिया है हेलोफाइट्स को, लवण मृदोद्भिद। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस पौधे में खाद्य सामग्री को संग्रहण करने के लिए स्टेम को संशोधित करते हैं? तो स्टेम में क्या क्या आता है? अदरक, आलू, शकरकंद। इनमें जो खाना है वो कहाँ पे स्टोर होता है? स्टेम में। ठीक है, तो ये अदरक, आलू है, शकरकंद है, इस तरह के पौधे हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। जीवाणु की खोज किसने की थी? लिविनहुक ने। फैक्ट है ये, लिविनहुक। जो वस्कुलर पौधे होते हैं उसमें पानी ऊपर किससे जाता है? तो जल, पानी का मतलब जल होता है, तो जल को कौन लेके जाता है ऊपर तक? जाइलम। फल, फल का मतलब क्या होता है? खाना होता है। तो जो इनका खाना है, खाना जो स्टोर होता है, जो बनता है पौधे का, इसे कौन ऊपर तक लेके जाता है? या कौन खाने का ट्रांसफर कौन करता है इधर से उधर ले जाना? वो करता है फल से, मतलब फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम जल का और फ्लोएम फल का। ठीक है, नाम से ही फल, फ्लोएम, जल, जाइलम। तो यही क्वेश्चन है कि वस्कुलर पौधे में पानी किससे ज़्यादा है? तो पानी जाता है जाइलम से। और यही अगर खाने के बारे में बात हो उनकी, तो ये आ जाएगा फ्लोएम। माँ पौधों की भांति पौधा बनता है। कैसे माँ पौधों की भांति पौधा बन सकता है? बीज काट के, तना काट के, मतलब बिल्कुल हमें कार्बन कॉपी चाहिए माँ पौधे की तरह, तो दोनों से बनता है। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, जो कीट खाते हैं, वो क्यों कीट खाते हैं? क्योंकि उनमें क्या कमी होती है? क्योंकि वो
नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो कीट को खाकर पूरा करते हैं। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लेग्यूमिनस जैसे कि नाम से ही है, तो इन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या जरूरी है? लेग्यू हीमोग्लोबिन, लेग्यू हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प, क्योंकि इसी से बीज बनते हैं। पौधे का जो तना होता है वो सभी हिस्सों में एक तो भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और क्या मदद करता है पौधे का तना? भोजन के भंडारण में, पौधे के आकार में, प्रकाश संश्लेषण में, शोषण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट, तना काट कर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट कर किसकी फसल उगती है? आपने गांव में देखा होगा ना, गन्ना की। नेक्स्ट है मटर का पौधा। मटर का पौधा इसमें से क्या है? तो 3 तरह के पौधे बोलते हैं ना, कौन कौन सा है? एक तो हर्ब्स है, जिसको क्या बोलते हैं? शाक, हर्ब्स। और एक क्या होते हैं? श्रब्स, झाड़ी। और लास्ट क्या होता है? ट्रीज, मतलब पेड़। तो इसमें से कौन है मटर का पौधा? है मटर का पौधा शाक है। शाक क्या होता है? हर्ब्स क्या होते हैं? जो कि सॉफ्ट होते हैं और वुडी लकड़ी नहीं होती उनकी, ठीक है, लकड़ी नहीं होती उनमें। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। क्यों फलियां पौष्टिक होती है अत्यधिक? क्योंकि प्रोटीन होता है उसमें। किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसमें क्या, किस में चेंजेस होता है जिसकी वजह से रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा की वजह से वो जो स्टोमेटा है वो खुलते या बंद होते हैं। इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है? पर्णवृंत, पेटियोल, पेटियोल बोलते हैं इसको, ये पत्ती को तने से जोड़ता है, ठीक है। पेटियोल जो है पत्ती को तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना, वो पेड़ होता है जो आधार के पास ही मोटा हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो झाड़ियाँ होती है जो आधार के पास ही मोटा हो जाता है। और नेक्स्ट है कि तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता है, ये भी सही है। वो लता क्या है? एक तना होता है जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो सारे ठीक है, इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसमें झाड़ आना चाहिए था, झाड़ी। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका क्या कारण है? पानी बहुत ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है? तो इसका क्या कारण है? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस है कोई ऑप्शन में? परासरण जिसको बोलते हैं, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन दिया है, क्या लगाऊं? सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, किस कारण होता है ये? वाष्पोत्सर्जन। लीची का खाने योग्य भाग है, तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है लीची को? ये एरिल बोलते हैं। और आपने ये भी क्वेश्चन आता है ना कि इसमें से सच्चा फल नहीं है, तो लीची भी सच्चा फल नहीं है। क्या है जो इसका खाने योग्य भाग होता है? बीज। ये असल में इसका उत्पादन जो है अंडवाहिनी में नहीं होता, बीजावरण में होता है इसका उत्पादन, इसलिए। लीची का खाद्य योग्य भाग है। लीची एक सच्चा फल नहीं है। क्वेश्चन आता है ना बीपीएससी में, किसमें से सच्चा फल कौन सा है? तो ये एक सच्चा फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। और क्या है होता है सच्चा फल? एप्पल को भी बोलते हैं, सच्चा फल नहीं है। क्या है? लीची का खाने योग्य भाग और सच्चा फल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका हम खाते हैं ना, इसके चारों ओर का जो भाग होता है, ठीक है, वो जो वाइट पार्ट हम खाते हैं, इसका जो निर्माण है ये कहाँ पे हुआ है? बीज के आधार पे हुआ है। बीज के चारों ओर कवर होता है, ये बीज के आधार पे इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण अंडवाहिनी में नहीं हुआ है, इसलिए इसको सच्चा फल नहीं कहते। और इसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं? एरिल।
क्वेश्चन नंबर 23, अदरक और भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। गांठ या पर्व बोल रहे हैं हिंदी में, तो नोड या एंटी नोड होते हैं। ये क्वेश्चन किया अभी हमने। नेक्स्ट, जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? जल परागित पुष्पों का मतलब क्या है कि जो परागकण है वो पुंकेसर से स्त्री केसर तक कैसे पहुंचते हैं? जल के माध्यम से। ठीक है, पुंकेसर से स्त्री केसर तक कैसे पहुंचते हैं? वो जल के माध्यम से पहुंचते हैं, इसलिए उसको जल परागकण कहते हैं। तो उसमें जो परागकण होते हैं वो कैसे होगा? अभी जल के ऊपर सूखा होगा तभी तो वो तैर पाएगा, चिपचिपा होगा तो चिपक ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो हल्का और सूखा होता है। ठीक है, चिकने नहीं, सूखा होता है, ताकि वो पानी से तैरकर आसानी से पहुंच सके पुंकेसर से स्त्री केसर तक। इजी क्वेश्चन है। पौधों की जड़ों में जो मृदा से जल है वो प्रवेश करने का कारक क्या है? क्या कारक है जो? तो वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, तो इसलिए इसको ऑस्मोटिक दाब बोलते हैं, और हिंदी में पराशनिक दाब बोलेंगे। संवेदनशील पौधे जो होते हैं मिमोसा पुडिका, उनकी पत्ती की जो गति करती है, छूने पे बंद हो जाती है पत्तियां। मिमोसा पुडिका नाम याद रखेंगे, छुई का पौधे का नाम है ये, और 2024 में आया हुआ है, नाम याद रखेंगे आप। तो पौधे की गति को क्या कहा जाता है? इसको सिस्मोनेस्टी। क्या कहा जाता है? सिस्मोनेस्टी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में है सिस्मोनेस्टी? सिस्मोनेस्टी ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी, ये सिस्मोनेस्टी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? हार्मोन हमने पढ़ा है कि इंसुलिन तो वनस्पति हार्मोन होता नहीं है। एस्ट्रोजन पढ़ा हमने कि ये सेक्स हार्मोन है। तो कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब ये पादप जनन करेंगे। हमारा 7 पेज और बच गया है इसमें करने के लिए। ये लगभग 95 पेज तक हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू।